की सर्वोच्च अदालत तक ने पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदेवाला ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। बंगाल पुलिस का कामकाज चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देते नहीं बना। जैसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की? अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि ये मर्डर का केस है तो फिर ये देरी क्यों की गई? अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है और कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? जिस पुलिस को इस रेप एंड मर्डर केस को सॉल्व करना था वही पुलिस आज कटघरे में। मेडिकल कॉलेज के जिस प्रिंसिपल से सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि जब अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया तो एफआईआर उसने दर्ज क्यों नहीं कराई, यहां उस प्रिंसिपल को हटा करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में इतने पेच फंस गए हैं कि कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि भले इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही हो, लेकिन सच यह है कि जितना हो सकता था उतना सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी। और आयरनी देखिए कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों पर सख्त कानून बनाने की अपील करती है। यह कमाल नहीं है? निर्भया कांड के बाद तो कानून ऑलरेडी बना हुआ है ममता जी, लेकिन अब क्या पीएम मोदी नया कानून बनाकर बंगाल पुलिस को सिखाएंगे कि हत्या को सुसाइड नहीं बताना है, या क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, या एफआईआर कब दर्ज होनी चाहिए? दरअसल ममता बनर्जी की चिट्ठी का एक ही मकसद था कि वो ये दुनिया को ध्यान दिला सकें कि देश में रोज 90 रेप केसेस होते हैं और बंगाल की घटना कोई अकेली घटना नहीं। वैसे तो यह अपने आप में ही शर्मनाक है कि कोई देश में रोज होने वाली रेप की संख्या याद दिलाए जब इतनी नृशंस रेप और हत्या की घटना हो जाए। लेकिन मैडम एक बार सोचिएगा जरूर कि उन 90 रेप के केसेस में कितने ऐसे हैं जिनके साथ सिस्टम और प्रशासन ने वो किया जो आपके बंगाल में हुआ। लेकिन लगता है कि फिलहाल ममता के पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है। खासकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मामले में पार्टी के भीतर की गहराती असहमतियां और प्रश्न। गजब का विरोधाभास है। बंगाल की मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के बजाय खुद ही महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के खिलाफ सड़क पर उतर जाती है। खास बात यह थी कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ममता की पदयात्रा से दूरी बना ली। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया उससे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नाराज हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि अभिषेक ममता के बीच मतभेद घटना के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ। सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष की नियुक्ति कर दी गई। अब ये सजा थी या पारितोषिक, इसको लेकर भी सवाल है। इधर ममता बनर्जी और संदीप घोष के करीबी संबंधों की चर्चा भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी का एक लेटर सामने आया है जिसमें वो संदीप घोष को उसके जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। ये लेटर 30 जून 2022 का है और उस समय संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेटर के जरिए ममता बनर्जी ने संदीप घोष को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसलिए मामला गंभीर दिखता है कि क्या वाकई संदीप घोष को आरजीकर हॉस्पिटल के सीन से आउट करने के लिए अति तत्परता दिखाई गई। आखिर इतने गंभीर कांड के बाद संदीप घोष की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? फिलहाल कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से पिछले 7 दिनों में 88 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी भी कोर्ट से मिल चुकी है। जाहिर है इस पूरे मामले में एक अहम सूत्र को किनारे कर देने के पीछे मंशा क्या थी, ये खुद पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं के गले नहीं उतर रही।
अस्पताल के भीतर डॉक्टर के रेप और हत्या की पूरी घटना पर अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी आरजी कर में घटी घटना पर यह तक कह दिया था कि मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर मैं असमंजस में हूं अपनी बेटी को आरजी कर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। माना यह गया कि शांतनु का यह बयान अभिषेक बनर्जी के इशारे पर आया। ममता बनर्जी इससे नाराज हुई और उन्होंने प्रवक्ता पद से शांतनु सेन को हटा दिया। तो क्या ममता को अब चुनौती पार्टी के भीतर भी मिल रही है? संदेह के घेरे गहरे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने महिला डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस को दबाने की भरसक कोशिश की। ममता बनर्जी का रिजाइन, क्योंकि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा और जितने गुनाहगार को बचाने के प्रयास कर रही हैं। आज स्लोगन आ रहा है कि लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए, हमारी बेटी को वापस दीजिए। ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। शायद ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हर दांव खाली जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को बोलते नहीं बन रहा। पार्टी के भीतर भी असहमतियों के दौर शुरू हुए हैं। पहले महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता और हत्या, फिर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर अराजक भीड़ का हमला। इन सभी कांड में मॉडस ऑपरेंडी वैसी ही दिखी जैसी संदेश खाली जैसी घटनाओं में दिखी थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर गुस्सा बंगाल के भीतर तक है। रही सही कसर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियों ने ममता शासन की रंगत उड़ाकर पूरी कर दी है। दिक्कत यह है कि बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। संदेश खाली के मामले से लेकर महिला हिंसा के कई वीडियोस लोगों ने देखे जिन्होंने ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन तब ममता बनर्जी यह आरोप लगाती थी कि सवाल उठाने वाले और विरोध प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के लोग। यह हर बारी का होता है। कई बार तो ममता बकायदा सड़क पर उतरकर लंबे चौड़े जुलूस के साथ शक्ति प्रदर्शन कर देती। इस बार भी वही किया, लेकिन इस बार वो बात नहीं दिखी। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती ममता बनर्जी। तो क्या आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और बेरहम हत्या ने ममता बनर्जी की सियासत को बड़ा डेंट दे दिया है, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होने वाला? बात राजनीतिक नफा नुकसान की नहीं है, बात नैतिकता की है, नियत की है। और दुर्भाग्य से बंगाल की बेटी के साथ हुई बर्बरता पर गहरे प्रश्न नैतिकता और नियत पर ही है कि क्या सिर्फ इसलिए पूरे केस पर पर्दा डालने, जवाबदारों को बचाने, क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश हुई कि सियासी डेंट लग जाएगा, या इससे भी ज्यादा कुछ है जो गंभीर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का आलाकमान भले दम साध कर बैठा हो, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जानते हैं कि बंगाल की बेटी को लेकर बंगाल की जनभावना क्या है। हिंदुस्तान की आइन जीवों की जगत में एक बड़ा सितारे भी है। मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस केस से खुद को वापस कर लो, विड्रॉ कर लो, रिफ्यूज कर लो। ये बंगाल के आम लोगों की सेंटीमेंट और बंगाल के आम लोगों को गुस्सा, आक्रोश को देखते हुए अपराधियों की तरफदारी ना करे तो बेहतर है। सवाल यह है कि क्या जिस हाल में बंगाल दिख रहा है उसमें राष्ट्रपति शासन का विकल्प खुलता है? पिछले दिनों ये सवाल बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस से पूछा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बंगाल की बेटी पर राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव चुप हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे चुप हैं। क्यों? क्योंकि मामला इंडी गठबंधन से जुड़ता है इसलिए।
सिवाय वामपंथी दलों के लीडर्स के एक लफ्ज भी इंडी गठबंधन के नेताओं के बंगाल के इस बर्बर कांड पर नहीं फूटे। राज क्या है? इतना बवाल मचा है बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती और मर्डर पर, लेकिन विपक्ष कहां है? कितने प्रदर्शन महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने या पूरे इंडी गठबंधन ने किए? पब्लिक पूछ रही है भाई कि इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल गांधी हल्का सा ट्वीट करके निकल गए, वो भी कब जागे जब ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर ने प्रदर्शन शुरू किया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, जहां जाति और धर्म देखकर एजेंडा ताना जाता है, चाहे एससी एसटी कोटे पर आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो या लैटरल एंट्री का मुद्दा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडी गठबंधन के नेता सुपर एक्टिव हो जाते हैं ऐसे मामले में। बस टारगेट सामने मोदी होने चाहिए, और आजकल मोदी को टारगेट करने का नया हथियार और धारदार हथियार आरक्षण को बना लिया गया कि मोदी तो आरक्षण ही खत्म करने वाले। चुनाव में यही झूठ फैलाया गया, अब भी वही काम चल रहा है, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है वो आप इस रिपोर्ट में साफ साफ समझ पाएंगे। देखिए। क्या देश के भीतर राष्ट्रवाद के काउंटर में विपक्ष की राजनीति की धुरी बन गई है जाति? मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। बीते 10 सालों की विकासवाद की कार्ड अब राहुल गांधी ने क्या हिंदू को जाति में बांटो वाले फार्मूले में खोज ली है? आपको बांटने का काम करते हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या विपक्ष का एजेंडा भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के बजाय जाति वाले खांचे में हिंदुओं को बांटने का है? भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। क्या तमाम सियासी प्रपंचों के बीच मेन बात यही है कि हिंदुओं को बांटना है? ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। अचानक से इतना ज्यादा जाति जाति क्यों होने लगा है? आपके मन में भी यह सवाल आता होगा। भाई, कभी राहुल गांधी मुख्य सचिवों में जाति का गणित खोजते हैं, फिर बजट के दौरान हलवा सेरेमनी में जाति का प्रश्न पूछते हैं, यहां तक कि यूपीएससी की लैटरल एंट्री में भी जाति का एंगल निकाल लेते हैं। तो क्या देश के भीतर एक बार फिर जाति भेद वाली राजनीति का पन्ना खुल चुका है? क्या जाति की राजनीति के जरिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी मोदी के हिंदू वोट बैंक को ध्वस्त करने का एक मजबूत हथियार तैयार कर रहे हैं? क्योंकि चुनावों के शुरू होने से लेकर खत्म होने के बाद तक राहुल गांधी की सुई जाति पर ही अटकी हुई। चाहे सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को एससी एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार दिए जाने का विषय हो, चाहे एससी एसटी में आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, या यूपीएससी के लैटरल एंट्री से पदों की भर्ती का इश्तेहार, विपक्ष ने तीनों मुद्दों पर अपने निशाने पर मोदी सरकार को लिया। नैरेटिव वही गढ़ने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी। बीते एक साल में कांग्रेस ने जाति की बिसात पर हिंदुस्तान की राजनीति को अलग तरीके से कसा है। ये नैरेटिव लगातार सेट करने की कोशिश की है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। ये टेप अलट पलट कर खूब बजाया जा रहा है।
बीजेपी के डीएनए में आरक्षण का विरोध छिपा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में जोर शोर से लगी है। कांग्रेस वीडियो पोस्ट करती है, लिखती है बीजेपी आरक्षण विरोधी है। वीडियो में यह भी कहा जाता है कि बीजेपी के डीएनए में आरक्षण का विरोध छिपा है।